स्टूडेंट्स, अभी तक हम लोगों ने सेलों का संयोजन पढ़ा है। सेलों का संयोजन करके हम केवल श्रेणी क्रम और समांतर में जब सेल को जोड़े तो केवल हम यही देखते थे कि तुल्य विद्युत वाहक बल कितना होगा और तुल्य आंतरिक प्रतिरोध कितना होगा। लेकिन इस लेक्चर में जो हमारा टॉपिक है वो है सेलों के श्रेणी क्रम संयोजन में अधिकतम विद्युत धारा। अब इस लेक्चर और इस लेक्चर के बाद अगले 2 लेक्चर में हम लोग सेल को अलग अलग तरीके से जोड़ेंगे और देखेंगे कि क्या परिस्थिति हो, क्या कंडीशन हो कि हम सेलों के उस दिए गए संयोजन से अधिकतम विद्युत धारा निकाल सके। तो पहला हमारा जो है श्रेणी क्रम संयोजन। एक चीज आप ध्यान रखिएगा, व्यवहार का चीज है कि हम सेल से अधिकतम विद्युत धारा निकालने के लिए सेल को हम श्रेणी क्रम में ही जोड़ते हैं। आप घर में बैटरी का जहां पर भी सेल का यूज करते हैं वहां पर आप देखिएगा कि एक बैटरी के माइनस के पीछे दूसरे बैटरी का प्लस जुड़ रहा है, मतलब सेल का श्रेणी क्रम संयोजन हो रहा है। अगर आपके पास कोई आसपास कोई सोलर प्लांट है जहां सोलर एनर्जी से बिजली बना रहे हैं, वहां पर भी आप देख सकते हैं सेल को हम श्रेणी क्रम में जोड़ रहे हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि सेल जो होता है, सेल के आंतरिक प्रतिरोध बहुत ही कम होते हैं, नगण्य होते हैं। जब सेल के आंतरिक प्रतिरोध नगण्य होते हैं तो हम सेल को हमेशा श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। अब आप ये सोचिए कि कोई ऐसा सेल बनाएगा ही क्यों जिसमें सेल का आंतरिक प्रतिरोध बहुत ज्यादा हो। लेकिन थ्योरी सिद्धांत है, इसको हमको जानना पड़ेगा। आंतरिक प्रतिरोध ज्यादा होने पे क्या होता है, बाह्य प्रतिरोध ज्यादा होने पे क्या होता है, आंतरिक प्रतिरोध और बाह्य प्रतिरोध दोनों बराबर होने पे क्या होता है, सभी हमको जानना है। तो चलिए शुरू करते हैं। सेलों के श्रेणी क्रम संयोजन में क्या होगा, यहां पर हम लोग एक परिपथ लेते हैं और परिपथ में कई सारे सेल ले रहे हैं, एन सेल्स ले रहे हैं। एन का मान कितना भी हो सकता है, यहां पर लिख देते हैं एन सेल। और बाह्य प्रतिरोध जो लेते हैं, बाह्य प्रतिरोध या बाह्य लोड भी बोल सकते हैं, ये कोई उपकरण होता है और हर उपकरण का अपना कुछ ना कुछ प्रतिरोध होता है। मान लेते कि एन सेल जो जोड़ रहे हैं, हर एक सेल का विद्युत वाहक बल ई है और हर सेल का आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल आर है। तो ये जो हमारा परिपथ बन रहा है, इस परिपथ का तुल्य प्रतिरोध, तुल्य परिपथ जो होगा उसमें देख लेते हैं। इसका जो तुल्य परिपथ होगा उसमें कुल विद्युत वाहक बल जो होगा उसका मान होगा एन गुणित ई। ये ऐसा क्यों हो रहा है? अगर आपको सेलों का संयोजन याद हो, श्रेणी क्रम संयोजन में आपने क्या पढ़ा था, तुल्य विद्युत वाहक बल जो होता है सेल के विद्युत वाहक बलों के योग के बराबर होता है। तो यहां पर कितने सेल है, एन सेल है। तो ई को एन बार जोड़ेंगे तो कितना आएगा, एन ई। और तुल्य आंतरिक प्रतिरोध कितना होगा, श्रेणी क्रम के लिए तुल्य आंतरिक प्रतिरोध आंतरिक प्रतिरोधों के योग के ही बराबर होता था। तो यहां पर जो तुल्य आंतरिक प्रतिरोध है उसको हम लोग ले सकते हैं एन गुणित आर। ये आपका हो गया परिपथ पूरा। बाह्य लोड फिर से आप ले लीजिए आर। विद्युत धारा यहां पर प्रवाहित हो रहा है आई। अब जब हम विद्युत धारा निकालते हैं, जहां पर हम लोग आंतरिक प्रतिरोध एक लेक्चर में हम लोग पढ़े थे, वहां पर कुल विद्युत धारा हम लोगों ने कैसे निकाला था, तो यहां लिख सकते हैं विद्युत धारा बराबर विद्युत वाहक बल बटे कुल प्रतिरोध। विद्युत धारा को हम आई से प्रदर्शित करेंगे। कुल विद्युत वाहक बल कितना हो गया, एन गुणित ई बटे कुल प्रतिरोध, ये बाह्य प्रतिरोध और आंतरिक प्रतिरोध को जोड़ दीजिए, आर प्लस एन आर। तो ये हमारा हो गया कुल प्रतिरोध। तो ये तो धारा कितना होगा इसका हमारा सूत्र निकल गया। अब इसमें एक स्थिति लेते हैं, स्थिति एक। अगर R का मान बहुत बहुत ज्यादा है स्मॉल r से, मतलब आंतरिक प्रतिरोध के तुलना में बाह्य प्रतिरोध बहुत ज्यादा है,
तो R प्लस एन आर को हम लोग लगभग बराबर ले सकते हैं R के। तो उस केस में हमारा I बराबर हो जाएगा N गुणित E बटे R। आगे इसी को लिख सकते हैं N गुणित एक सेल से प्रवाहित होने वाली धारा। तो देखिए, जब हमने बाह्य लोड को बहुत ज्यादा लिया, यानी बाह्य प्रतिरोध को बहुत ज्यादा लिया और आंतरिक प्रतिरोध जो सेल का है उसको बहुत कम लिया, उस केस में जो कुल विद्युत धारा निकलता है वो n गुना होता है एक सेल से निकलने वाली विद्युत धारा के। इसका मतलब क्या हुआ कि एक सेल से जो भी धारा निकल रहा है उसमें सेल की संख्या को आप गुणा कर दीजिए। अगर सेल 2 है तो n की जगह 2 रखेंगे, अगर 10 है तो n की जगह 10 रखिए, अगर 100 है तो n की जगह 100 रख दीजिए, आपका विद्युत धारा निकल जाएगा। एक और स्थिति हम लोग ले लेते हैं। स्थिति दूसरा ये है कि हम लोग मान लेते हैं कि आंतरिक प्रतिरोध बहुत ज्यादा है। इस वाली दूसरी स्थिति है, स्मॉल r बहुत बड़ा है कैपिटल R से। तो उस केस में R प्लस एन आर जो है ये लगभग बराबर हो जाएगा एन आर के। तो I बराबर मेरा क्या हो जाएगा एन ई बटे एन आर। ये कट गया तो यहां पर क्या बचेगा E बटा R। एक सेल से निकलने वाली धारा। दोनों में फर्क क्या है इसमें ध्यान से देखिए। यहां पर n गुना है एक सेल से निकलने वाली धारा जब बाह्य प्रतिरोध ज्यादा है, जब आंतरिक प्रतिरोध ज्यादा है तो विद्युत धारा जो है वो बस एक सेल से निकलने वाली धारा के बराबर है। तो ज्यादा धारा हमको कब मिल रहा है, जब बाह्य प्रतिरोध ज्यादा है आंतरिक प्रतिरोध कम। इसीलिए आप लिख सकते हैं जब सेलों का आंतरिक प्रतिरोध कम हो तब अधिकतम धारा के लिए हम सेलों को श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। कोई भी बैटरी या सेल बनाने वाला क्यों ऐसा बैटरी बनाएगा कि जिसमें आंतरिक प्रतिरोध ज्यादा हो। आंतरिक प्रतिरोध हमेशा बाह्य प्रतिरोध से कम ही होगा। इसलिए हम लोग व्यवहार में, जैसा मैंने पहले ही बताया, कि सेलों को हम सदैव श्रेणी क्रम में ही जोड़ते हैं। श्रेणी क्रम में जोड़ रहे हैं, बाह्य प्रतिरोध को ज्यादा ले रहे हैं, आंतरिक प्रतिरोध को कम। n गुना एक सेल से जो बैटरी निकल रहा है उसका n गुना हो जाएगा, मतलब जितने भी सेल आप लगा रहे हो। अगर आंतरिक प्रतिरोध ज्यादा होगा तो मात्र एक सेल की विद्युत धारा के बराबर हमको विद्युत धारा मिल रहा है। तो इसमें फिर से एक बार बोल देता हूं कि जब भी हमारा बाह्य प्रतिरोध या बाह्य लोड किसी भी परिपथ में आंतरिक सेलों के आंतरिक प्रतिरोध की तुलना में ज्यादा होगा, हम अधिकतम धारा के लिए सेलों को श्रेणी क्रम में संयोजित करेंगे। मेरे ख्याल से ये टॉपिक आपका क्लियर हो गया होगा। कुछ डाउट होगा तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं। इस लेक्चर से संबंधित आपका कुछ भी फीडबैक हो, आपको लगता है कि लेक्चर में कुछ और सुधार होने की संभावना है, तो आप अपने फीडबैक कमेंट्स के माध्यम से मुझे जरूर बताइएगा। अगर ये लेक्चर आपको उपयोगी लगा होगा, अच्छा लगा होगा, तो प्लीज एक लाइक जरूर प्रेस कीजिएगा। थैंक यू।